सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सब आशा करते हैं आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं लाइव क्लासेस में कि आप बच्चे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी भी रखे हैं और बच्चे समय समय पर अपना गृह कार्य भी कर हमें दिखा रहे हैं, हमें भेज रहे हैं। आशा करती हूँ कुछ बच्चों की तरह सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी ऐसा करेंगे। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। आज का हमारा पाठ है संधि, जो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। उससे पहले आज का मंत्र, आज का हमारा मंत्र है गणेश मंत्र। गणेश जी जो सब विघ्नों को हरने वाले हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो विश्व है, जिस वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, उससे हमें जल्द से जल्द बाहर निकालें, ताकि हम सब अपने विद्यालय में फिर से मिल सकें और अपनी जो है हमारा जीवन जो है उसको वापस सुचारू रूप से उसी प्रकार अपनी दिनचर्या चला सके जिस प्रकार हम पहले किया करते थे, पहले चलाया करते थे। चलिए हाथ जोड़िए, आंखें बंद, गणेश जी का ध्यान करेंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसा कि बच्चों, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि मंत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं हमारे जीवन में, इसलिए हमें अब इन मंत्रों को आत्मसात अवश्य करना चाहिए। जो ये मंत्र हैं, ये अगर आप भाषा के रूप में भी देखें, सारे मंत्र संस्कृत के मंत्र हैं। इसमें हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं या किसी भी ईश्वर को मानते हैं, तो ये मंत्र सभी के लिए सकारात्मक ऊर्जा का एक स्रोत मात्र है। इसीलिए आपको इन सभी का उच्चारण करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शांति पाठ भी सिखाया था, आशा करती हूँ सभी बच्चे कंठस्थ भी करेंगे और उनका उच्चारण भी करेंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको एक सकारात्मक सोच के बारे में बताया था, सभी बच्चों को याद होगा। लेकिन आज मैं बात करना चाहती हूँ योग के बारे में। सकारात्मक सोच के साथ अगर आप प्रतिदिन थोड़ा सा योग करते हैं, तो एक तो आप अपने शरीर को स्वस्थ तथा सुरक्षित रखेंगे, दूसरा आपके अंदर आत्मनियंत्रण का भाव आएगा। जब हम योग करते हैं, योग के लिए हम बैठते हैं, अपने आप को बंधित करते हैं, समय के अंदर बांधते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें स्वतः सीख जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी होने के नाते मेरा आपको यही सुझाव है कि हर विद्यार्थी थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन योग अवश्य करें। हम छोटे छोटे प्राणायाम से स्टार्ट कर सकते हैं, हम छोटे छोटे प्राणायाम के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। आप योग करिए, कितने सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं योग की, आप अटेंड करिए। लेकिन हाँ, आप योग करें, आसन करें, लेकिन उचित प्रकार से करें, प्रॉपर गाइडेंस में करें, निर्देशों के अनुसार करें, ताकि आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो। और जो प्राणायाम हैं, वो तो एक जो हमारा जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं उस पर वर्क करते हैं, उस पर काम करते हैं। जो हमारी सांस लेने की गति है, हम नॉर्मली हम कितनी सांस लेते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। जब हम योग करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं बहुत जल्दी आपके पास एक मेडिटेशन का और एक ध्यान करने के लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे जो आपको सिखाएगा विद्यार्थियों के लिए ध्यान कितना आवश्यक है और किस प्रकार विद्यार्थियों को ध्यान करना चाहिए। और जब हमारी लाइव क्लास होगी 5 से 10 मिनट के लिए, हम उसका अभ्यास भी अवश्य करेंगे सभी साथ में। आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर एक बार आप करेंगे और दोबारा उसे अपने आप करने का आपका मन होगा, तो अपने आप उस चीज़ की तरफ आकर्षित होंगे। और एक विद्यार्थी जीवन के लिए योग और ध्यान सबसे बड़ी खुराक है।
जो आपके जीवन को सही दिशा निर्देश देती है और पोषित करती है। तो एक अध्यापिका होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको पाठ के साथ साथ जीवन के वास्तविक पाठ के बारे में भी, जीवन के वास्तविक पाठ से भी अवगत कराऊं। ठीक है, हम जो पाठ हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में हमारे लिए कारगर साबित होते हैं। परीक्षा में हम उनके उत्तर, उन पाठों के प्रश्नोत्तरों में हम क्या कहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन जो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़े हुए पाठ हैं, जिनके बारे में हमें बताया और सिखाया जाता है, जैसा कि हम आपको सिखाते हैं, जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य आपको व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए हमें निर्देशित करते हैं और हम आप तक वो व्यवहारिक ज्ञान लेकर आते हैं, वो इसीलिए है ताकि आप किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान से भी अवगत हों और अपने जीवन को सहज और सुचारू रूप से चला सकें और अपने जीवन को सही दिशा निर्देश दे पाएं। अब आप बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि हम आपको योग और ध्यान से परिचित कराएं ताकि आप योग करें, ध्यान करें। आप सब घर पे हैं, आप देखिए इन वीडियोस के माध्यम से आप पहले से बहुत अच्छा पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हर बुरा वक्त कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लेकर आता है। इस बुरे वक्त में अच्छा क्या है कि आप हर चीज़ पहले से बेहतर कर पा रहे हैं, चाहे वो अपने माँ बाप के साथ समय बिताना हो, चाहे वो अपना अध्ययन करना हो, अपने पाठ को पढ़ना हो, अपने पाठ को समझना हो। सभी बच्चे, आपके हाथ में डिवाइस है, आपके हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में लैपटॉप है, आप कितने ब्लेस्ड हैं। आपको अपने विद्यालय को, अपने प्रधानाचार्य को, अपने अध्यापिका को और सर्वप्रथम अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास ये सारी सामग्री उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बोलूँगी, आप इंडोर गेम्स खेलने के साथ साथ ई बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास वैसे बुक है, पेपर बैक एडिशंस जो होते हैं, वो हमेशा किताबें हमेशा ज्ञान हमारे लिए लेके आती हैं। आप बच्चे जानते हैं बुक की फुल फॉर्म क्या है? आप सब बच्चे सोचिएगा और मुझे बताइएगा, नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हम इसी से शुरुआत करेंगे। बुक की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, पहले आप सोचिए, ध्यान से सोचिए कि क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब हम अपने पाठ पर आते हैं, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए। हमारा पाठ है पाठ 4 संधि। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, इस पाठ का परिचय दे दूँ कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसे बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हमारा पाठ है संधि। संधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आपके पाठ में अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास रखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में संधि का अर्थ लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है जॉइनिंग। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। ठीक है, मेल। कई बार किसी बात को लेकर आपके अपने भाई बहन या मित्र से या किसी से भी, किसी सगे संबंधी से लड़ाई हो जाती है। ठीक है, फिर एक दिन बाद या कुछ घंटों बाद उनसे मेल हो जाता है, यानी कि पैचअप हो जाता है। यही मेल संधि है। आपने दो देशों के बीच में भी देखा होगा, है ना, दो देशों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आयात निर्यात बंद हो जाता है, जैसा कि अभी भारत चीन का भी चल रहा है। लेकिन फिर वो दोनों देश कोई बीच का रास्ता निकालकर आपस में सुलह कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, यानी कि वापस उनका मेल हो जाता है। यहाँ हम दो वर्णों के मेल पर विचार करेंगे। दो शब्दों को लेते हैं, जैसे पर और उपकार। जब इन दोनों शब्दों को एक बनाया जाता है तो क्या बनता है? पर जमा उपकार, परोपकार। यहाँ पर शब्द का र और उपकार शब्द का उ, यानी कि पहले वर्ण का आखिरी शब्द और दूसरे वर्ण का पहला शब्द, उन दोनों को मिलाकर रो हो गया। इसी तरह वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि का आपको परिचय मिल गया कि संधि होती क्या है। जैसा कि हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा, दो शब्दों का जोड़ जब होता है, जैसे विद्या जमा आर्थी विद्यार्थी, विद्या जमा आलय विद्यालय,
महा जमा ऋषि, महर्षि, सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, रसोई जमा घर, रसोई घर, ठीक है, पाठ जमा शाला, पाठशाला। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से जो नया शब्द बनने पर उसमें निकटवर्ती वर्णों में जो परिवर्तन आता है, जैसे हमने शब्दों को जोड़कर जब उसके निकटवर्ती वर्णों में जो परिवर्तन आता है, यही परिवर्तन या यही विकार व्याकरण में संधि कहलाता है। ठीक है, जो उस परिवर्तन के नाम को हम संधि के नाम से संबोधित करते हैं। अब इसको व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में परिभाषा दी है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यही हमने समझा और यही व्याकरण भाषा के रूप में हमने परिभाषा के रूप में लिखा। उसके बाद हम पढ़ेंगे संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आप देखिए इसको संधि के भेद के बारे में। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ना संधि पढ़ रहे हैं हम। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। और परिभाषा क्या है? दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पर उपकार, पर शब्द में से र ले लीजिए और उपकार शब्द में से ऊ ले लीजिए। मतलब प्रथम वर्ण का आखिरी शब्द और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उससे मिलकर जो विकार उत्पन्न हुआ, जैसे बना परोपकार, तो उस विकार को पर शब्द का र और उपकार शब्द का ऊ दोनों को मिलाकर क्या बना? रो बन गया। इसी तरह इस जो वर्णों के मेल होते हैं उसे हम संधि के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के भेद क्या हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि किस प्रकार संधि के भेद हैं। स्वर संधि के आगे कितने भेद हैं? स्वर संधि के अंतर्गत हम स्वरों से होने वाले परिवर्तन के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम व्यंजन में होने वाले परिवर्तन को जानेंगे और विसर्ग संधि के अंतर्गत हम विसर्ग के अंदर होने वाले अंतर को जानेंगे। इसी प्रकार हम संधि के विषय पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पाठ को आगे और हम जब तक विस्तार पूर्वक जानेंगे उससे पहले बस जल्दी से एक बार पुनरावृत्ति कर लें कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए आगे उस पाठ को समझना और सरल हो जाता है और हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि हम जो पहले पढ़ चुके हैं उससे कनेक्ट कर पाते हैं। इसी प्रकार अब जैसे आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में संधि के बारे में पढ़ा होगा, अब आगे 8th में भी आप संधि के बारे में पढ़ेंगे, 9th में भी संधि के बारे में। तो संधि तो वही रहेगी, लेकिन उसका क्षेत्र विस्तृत होता जाएगा कि आप उसको और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे 6th क्लास में सिर्फ आपने परिभाषा के रूप में पढ़ा होगा, 7th क्लास में आप पढ़ेंगे परिभाषा, उसके भेदों के बारे में, 8th क्लास में पढ़ेंगे उसके भेदों के आगे कितने रूप हैं, कितने भेद हैं उस बारे में, 9th क्लास में पढ़ेंगे उसको भी और विस्तार से। तो इस प्रकार हमारे विषय का विस्तार होता जाता है, क्योंकि ज्ञान तो खत्म नहीं होता, ज्ञान में तो और वृद्धि होती रहती है। ज्ञान में साथ साथ नए नए शब्द, नए नए संस्करण जुड़ते रहते हैं जिसे हम पढ़ते हैं। पर पुनरावृत्ति से क्या होता है, एक बार अगर पुनरावृत्ति हो जाए तो हम आगे का पाठ सरलता से समझ पाते हैं। इसलिए साथ साथ मैं आपको पुनरावृत्ति कराऊंगी और उसके बाद हम आगे इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल है। मेल या जोड़, दो शब्दों का योग होने पर पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली आरंभ की ध्वनि के मेल से उनमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उस मेल के कारण जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये पढ़ चुके हैं आप। संधि के भेद पढ़ लिया आपने। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसे हम पूरा डिटेल में विस्तार पूर्वक समझेंगे। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उसमें जो परिवर्तन होता है, या ये तो हमें नाम से स्पष्ट हो ही रहा है कि स्वर संधि है तो स्वर के बारे में बात हो रही है। तो
दो स्वरों के मेल से उसमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भोजन जमा आलय, भोजनालय। अ जमा आ मिलके बन गया आ, भोजन। पहले शब्द का अंतिम न के साथ अ की ध्वनि आ रही है, यानी कि स्वर आ रहा है, और यहाँ पे आ का स्वर है। अ जमा आ बन गया आ, तो हो गया भोजनालय। देव जमा इंद्र, देव। अ की ध्वनि है अंत में, और ई की ध्वनि है दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में, तो अ जमा ई ए बन गया देवेंद्र। अब स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। अब देखिए दीर्घ संधि क्या होती है। जब ह्रस्व या दीर्घ, आप ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई ए आए तो दोनों मिलके क्रमशः दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाते हैं। ये आपको अच्छे से पता है, जब आपने ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ा था तब आपने ये जाना था, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे अ जमा अ तो क्या बन गया आ जमा आ, ई जमा ई जमा ई, ऊ जमा ऊ। जैसे अधिक जमा अंश, अधिकांश। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। अभि जमा इष्ट, अभीष्ट। नारी जमा इंद्र, नारींद्र। वधु जमा उत्सव, वधूत्सव। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। यथा जमा आदेश, यथादेश। गिरि जमा ईश, गिरीश। लघु जमा उर्मी, लघुर्मी। भू जमा उद्धार, भूद्वार। अब हम आते हैं गुण संधि पे। अ या आ के बाद यदि ई आए तो ए, उ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, तभी आप उससे समझ पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अ जमा ई ए, आ जमा ई ए, आ जमा ई ए। आ जमा उ ओ, आ प्लस री अर। जैसे शुभ जमा इंदु, शुभेच्छु। महा जमा इंद्र, महेंद्र। गंगा जमा ईश, गंगेश। जल जमा उर्मी, जलोर्मी। सप्त जमा ऋषि, सप्तऋषि। नर जमा ईश, नरेश। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। राजा जमा ईश, राजेश। गंगा जमा उत्सव, गंगोत्सव। वर्षा जमा ऋतु, वर्ष ऋतु। अब है वृद्धि संधि। यदि आ के बाद ए आए तो ए, ओ आए तो ओ हो जाता है। जैसे यहाँ पे बच्चों आप देखिए उच्चारण का भी विशेष महत्व है, इसीलिए आपको उच्चारण के साथ पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इसे समझ पाएँ अच्छे से। आ जमा ए हो गया, यानी कि एक जमा एक एकैक। अ जमा आ ए, लोक जमा ईश्वर, लोक जमा ऐश्वर्य, लोकैश्वर्य। आ जमा ओ तो ओ बन गया। दंत जमा औष्ठ, दंतोष्ठ। अ जमा आ जमा ओ जम तो क्या बन गया औ। वन जमा औषध, वन औषधि। सदा जमा एव, सदैव। महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी। महा जमा औदार्य, महोदार्य। अब है यण संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य और उ का व तथा री का र हो जाता है, और आगे वाला असमान स्वर उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपके ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। आप एक बार इसकी परिभाषा अच्छे से पढ़ लेंगे और साथ में अपना, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, फ्लो चार्ट बनाकर रखेंगे, साथ इसे करेंगे, उच्चारण के साथ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से याद हो जाएगा। जैसे ई जमा अ या आ तो य बन गया य या।
जैसे अति जमा अंत, अत्यंत, अति जमा आवश्यक, अत्यावश्यक। ऐसे ही ई जमा उ, यू, ई जमा ए, ये। अभि जमा उदय, अभ्युदय। प्रति जमा एक, प्रत्येक। ई जमा उ, यू। इति जमा आदि, इत्यादि। वी जमा उ, विहु। ई जमा ए, य। देवी जमा ऐश्वर्य, देवेश्वर्य। ई जमा अ, य। ई जमा आ, या। देवी जमा अर्पण, देव्यर्पण। नदी जमा आगमन, नद्यागमन। मात्रा के रूप में वह वहाँ पे लग जाता है, जैसे उसमें बताया आगे असमान स्वर जो है वो उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। उ जमा अ, व। उ जमा आ, वा। जैसे सु जमा अच्छ, स्वच्छ। गुरु जमा आदेश, गुरुवादेश। इसी प्रकार आप सारे शब्दों को उच्चारित कर कर आप समझ सकते हैं। इन्हीं सारे शब्दों का उच्चारण आपके लिए अनिवार्य है, और जिस भी संधि की आप परिभाषा अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे, साथ साथ उसके उदाहरण को अवश्य लिखेंगे। कोई भी 2 या 3 उदाहरण अवश्य लिखें और प्रत्येक उदाहरण को उच्चारित अवश्य करें। अब है अयाधि संधि। यदि ए, ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का अय, ए का आए और ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है, और आगे आने वाला असमान स्वर उसमें मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। जब आप इसको उदाहरण के साथ करेंगे आपको परिभाषा स्वतः समझ आ जाएगी। ए जमा अ, अय हो गया। जैसे ने जमा अन, नयन। ए जमा अ, आए। गे जमा अन, गायन। ए जमा ई, आई। नै जमा इका, नायिका। ओ जमा अ, अव। भो जमा अन, भवन। आशा करती हूँ सब बच्चों को पाठ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक के आधार पर हम पाठ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगला, ये सारे जो उदाहरण हैं इनको आप बहुत अच्छे से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं, आपको गृह कार्य दिया जाता है, उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य कर लें। अब तो आपके पास एक माध्यम है लाइव क्लासेस के थ्रू, जो आप हमसे डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं, हमसे प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। और आपके प्रधानाचार्य ने एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण कदम उठाया है डाउट क्लासेस का, संशय निवारण कक्षाओं का, जिससे आपके सारे संशयों का समाधान हो सकता है, आपको मिल सकता है। जिस भी पाठ में या जिस भी प्रश्न में आपको कोई भी संशय है, किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमसे अपनी डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, गृह कार्य अपना पूरा रखेंगे, साथ साथ उस गृह कार्य को याद भी करेंगे। क्योंकि अगर हम रोज़ का कार्य रोज़ ही कर लेते हैं तो हमें परीक्षा के समय किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर बार बार आपको रोज़ रोज़ एक ही बात बताई जा रही है, इसका मतलब वो बात महत्वपूर्ण है। इसीलिए बार बार मैं आपको ये बात बताती हूँ कि गृह कार्य अपना पूरा रखिए, साथ साथ उसे याद भी कर लीजिए, ताकि आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े परीक्षा के समय में। धन्यवाद।